हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 26 नवंबर 2025 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और फ्रेंड्स, हमारी इस क्लास की खासियत ये है कि ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स पे ध्यान देते हैं बल्कि हम रिवीजन पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने का एकमात्र तरीका होता है रिवीजन। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करते हैं हर सेशन में, ठीक है। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा। डेफिनेटली करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हमारी जो अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। साथ ही अगर आप पिछले 8 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहते हैं जिसमें कि जनवरी से लेकर अगस्त 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, इनमें 5555 से भी ज़्यादा प्रश्न हैं, तो ये वाली ई बुक भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो ये छोटा सा सैम्पल है हमारी अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने यहाँ पर वेल एक्सप्लेन किया है। हम यहाँ पर हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हैं ताकि आपको हर क्वेश्चन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके, आप हर क्वेश्चन को आसानी से समझ सकें और लॉन्ग टर्म तक इनको ध्यान में रख सकें, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में पिछले 7 से 8 महीने का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इन ई बुक्स को हमारी परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं और हमेशा की तरह हम स्टार्ट करेंगे क्विक रिवीजन के साथ। यानी कि हमने एक दिन पहले जो टॉप 12 हमारे करंट अफेयर्स डिस्कस किए होते हैं उनको हम यहाँ पर दोबारा से रिवाइज करते हैं, ठीक है। कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई है? तो ये हैं जस्टिस सूर्यकांत। और ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रिप्लेस करेंगे जस्टिस BR गवई को। ये हमारे 52nd नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 था, भारत की 26वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं? इनका नाम है सरयू वेलपुला। एशियाई हाथियों और भारत में इंसानी समाजों के बीच प्रेम और संस्कृति को दर्शाने के लिए प्रोजेक्ट गज लोक किसने शुरू किया है? इसकी शुरुआत करी है इंटैक्ट ने, यानी कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह हमने कब सेलिब्रेट किया? तो हर साल ये 18 से 24 नवंबर को ये सप्ताह मनाया जाता है और इस साल के लिए हमने थीम रखी, अभी कार्य करें, हमारे वर्तमान की रक्षा करें, हमारे भविष्य को सुरक्षित करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुन लिया गया है? तो ये हैं रॉजर फेडरर, स्विस प्लेयर हैं, यानी कि स्विट्जरलैंड देश को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट था, नई दिल्ली में आयोजित 7वीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तरीय बैठक के दौरान कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य देश कौन बन गया? तो ये है सेशल्स। और इसी के साथ इस कॉन्क्लेव में अब टोटल 6 मेंबर्स हो गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले इसमें बांग्लादेश ने भी इसको लेटेस्ट टाइम में ज्वाइन किया है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 2025 में कौन सी 2 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने CSE को ज्वाइन किया? तो बांग्लादेश और सेशल्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य की मथुरा की जरी पोशाक और मेरठ के पारंपरिक बिगुल को GI टैग मिला? ये दोनों प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था, नवंबर 2025 में किस मंत्रालय ने विश्व शौचालय दिवस 2025 पर हमारा शौचालय हमारा भविष्य अभियान शुरू किया? इसकी शुरुआत करी है जल शक्ति मंत्रालय ने, जिसके मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। विश्व शौचालय दिवस हर साल हम 19 नवंबर को मनाते हैं। अगला है, नवंबर 2025 में सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये हैं संदीप प्रधान। क्वेश्चन नंबर 10 था, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दाता देश कौन सा बन गया? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात। शीर्ष 3 मानवीय दाता देश कौन कौन से हैं? पहले पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर है यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन और तीसरे पर अब हो गया है संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 11 है, नवंबर 2025 में किस देश के हवाई अड्डे ने दुनिया में पहली बार वाईफाई 7 तैनात किया है? तो ये है ओमान देश। और आखिरी प्रश्न था, नवंबर 2025 में ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 में भारत ने रिकॉर्ड कितने पदक जीते हैं? तो हमने यहाँ पर कुल 20 पदक जीते, जिसमें से 9 स्वर्ण था, 6 रजत और 5 कांस्य पदक थे, ठीक है। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स थे कल के। और कल हमने इन सारे प्रश्नों को बहुत ही विस्तार से डिस्कस किया था। तो अगर आप इनको और ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की डेप्थ पे ना जाना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा, ठीक है। चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है आज का।
आज का पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बहुत बार ऑलरेडी बताया है कि कोई भी चीज़ अगर पहली बार होगी तो वो आपके एग्जाम के लिए डबल स्टार हो जाती है, यानी कि डबल इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीत लिया है? तो ये फर्स्ट एडिशन था ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का इस साल, और जीता किसने है? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भारत। ठीक है, तो पहली बार ऐसा कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें कि ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के नाम से इस चैंपियनशिप को कंडक्ट किया गया। ठीक है, तो भारतीय दृष्टिबाधित महिला टीम ने पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया, और भारत ने इस इवेंट में किसको हराकर ये ट्रॉफी जीती? तो नेपाल को। ठीक है, फाइनल मैच इसका कहाँ हुआ था? भारत ने नेपाल को 7 विकेट से हराकर ये खिताब जीता है, और ये जो फाइनल मुकाबला था ये हुआ था कोलंबो में। ठीक है, श्रीलंका के पी सारा ओवल में खेला गया था। प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पर कौन बने? फुला सरेन भारत से, जिन्होंने 27 गेंदों पर नाबाद 44 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी। ठीक है, तो फुला सरेन यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच बनी थी। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि पहला ये एडिशन है ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का, जिसको भारत ने जीत लिया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, इसी के साथ चलिए हम कुछ खेल पुरस्कार 2025 के रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ये पूरी लिस्ट है आपकी जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आ सकते हैं। पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024। ये किसको किसको दिया गया इस साल? मनु भाकर को, डी कुकेश को, हरमनप्रीत सिंह को और प्रवीण कुमार को। इनकी अलग अलग कैटेगरीज में, मनु भाकर को शूटिंग की कैटेगरी में, डी कुकेश को शतरंज की कैटेगरी में, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के फील्ड में और प्रवीण कुमार को पैरा एथलीट कैटेगरी में। ठीक है, अगला है मियामी ओपन चैंपियन 2025 महिला एकल की विजेता कौन थी? ये है आर्याना सबलेंका, जो कि बेलारूस की प्लेयर है। पुरुष एकल का यहाँ पर खिताब जीत लिया था जैकब मेंसिक ने, ये जेक रिपब्लिक को बिलोंग करते हैं। अगला था खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की विजेता टीम कौन सी थी? हरियाणा। हरियाणा ने कुल यहाँ पर 104 पदक जीते थे, जिसमें से 34 स्वर्ण था, 39 रजत और 31 कांस्य पदक थे। नेक्स्ट है महिला प्रीमियर लीग 2025 की विजेता टीम थी मुंबई इंडियंस, और इन्होंने किसको हराकर ये टाइटल जीता है? तो दिल्ली कैपिटल्स को। इंडियन ओपन 2025 का जो स्क्वैश पुरुष एकल कैटेगरी है उसमें विजेता कौन थे? करीम एल टार्की। महिला एकल में विजेता रही अनाहत सिंह। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में विजेता टीम थी ईरान की। इन्होंने कुल 17 पदक जीते यहाँ पर, 9 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ब्रोंज, और इसी के साथ इन्होंने फाइनल्स में भारत को हराया था। भारत के पास कुल 10 पदक थे, जिसमें से 1 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक थे। 41वां स्पेनिश सुपर कप 2025 के विजेता इस साल रहे FC बार्सिलोना। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के लिए विजेता टीम रही भारतीय सेना, कुल 18 पदक के साथ 7 स्वर्ण है, 5 रजत, 6 कांस्य। खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला वर्ग दोनों में विजेता रही भारत की टीम, और इन्होंने दोनों में ही हराया था नेपाल को। ठीक है, UEFA यूरोपा लीग 2025 का खिताब जीता है टोटेनहम हॉटस्पर ने। इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। ये कौन से देश को बिलोंग करते हैं? स्पेन को। ठीक है, और महिला एकल का खिताब यहाँ पर जीता था जैस्मिन पावलिनी ने। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट खेल पुरस्कार हैं 2025 के, यहाँ से आप एक क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे हम एक और सीरीज कर रहे हैं फिलहाल, जिसमें हम करंट अफेयर्स के बहुत सारे टॉपिक्स को अलग अलग वीडियोस में देख रहे हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स अलग वीडियो में, फिर रैंक्स एंड इंडिसेस का एक अलग वीडियो, इस तरह से। ठीक है, तो अगर आप और ज़्यादा करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी सीरीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। हमने इस सीरीज़ में खेल पुरस्कार ऑलरेडी कर लिया हुआ है। हमने उसमें जनवरी से लेकर नवंबर तक जो भी इंपॉर्टेंट खेल पुरस्कार हैं उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कौन सा देश 2028 तक परमाणु हमले झेलने वाला दुनिया का पहला तैरता हुआ कृत्रिम द्वीप लॉन्च करेगा? कौन सी कंट्री है जो प्लान कर रहा है कि वो दुनिया का पहला फ्लोटिंग आर्टिफिशियल आइलैंड लॉन्च करेगा या डेवलप करेगा, जो कि न्यूक्लियर अटैक को विथस्टैंड कर सकता है, यानी उसको झेल सकता है, और ये जो आइलैंड है ये 2028 तक ये तैयार कर देंगे? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चीन। ठीक है, ये चीन का इनिशिएटिव है। चीन दुनिया का पहला तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, जो कि 78,000 टन वजनी होने वाला है, और ज़रूरत पड़ने पर समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह पर भी जा सकता है। ठीक है, इसे इतना मजबूत बनाया गया है कि ये परमाणु धमाके को भी झेल सकता है। इस आइलैंड का आकार चीन के नए फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर जितना है। ठीक है, इस आइलैंड पर 238 लोग 4 महीने तक रह सकते हैं, जिसे 2028 तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। सिंपली याद रखिएगा कि दुनिया का पहला तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड डेवलप करने वाला है चाइना, और कब तक डेवलप कर लेगा? 2028 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं।
नवंबर 2025 में किस राज्य के पारंपरिक हथकरघा निर्मित दाव ब्लेड को जीआई टैग प्रदान किया गया? कौन सी स्टेट का ये ट्रेडिशनल हैंडलूम मेड दाव ब्लेड है जिसको कि जीआई टैग मिल गया है नवंबर 2025 में? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल रहा है और दाव ब्लेड पूर्वोत्तर भारत विशेषकर अरुणाचल प्रदेश की जनजातीय समुदायों द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक पारंपरिक बहुउपयोगी धारदार औजार है। यह हथियार उनके जनजातीय पहचान, शिल्प परंपरा और सामुदायिक विरासत का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो कौन से स्टेट का ये प्रोडक्ट है? अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश के कुछ और भी प्रमुख जीआई टैग उत्पाद हैं, आइए देखते हैं। पहला है यहाँ पर अरुणाचल ऑरेंज यानी कि वक्रो ऑरेंज जिसको भी कहते हैं। अगला है खौटई खेमटी चावल, टांगसा टेक्सटाइल, याक चुरपी, अपतानी टेक्सटाइल, आदि केकर, ये एक अदरक की वैरायटी है, वांचो वुडन क्राफ्ट और एंग्यात मिलेट। ठीक है, ये सारे जो है अरुणाचल प्रदेश के प्रोडक्ट्स हैं जिनको ऑलरेडी जीआई टैग मिला हुआ है। फिलहाल जो लेटेस्ट प्रोडक्ट है अरुणाचल प्रदेश से जिसको जीआई टैग दिया गया वो है दाव ब्लेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? मेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा भारत के लक्ष्य सेन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में लक्ष्य सेन ने यहाँ पर धूम मचाई और उन्होंने मेन सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। भारत के बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन ने अपने कैरियर की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब जीत लिया। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में इन्होंने हराया था जापान के युशीत नाका को। ठीक है, महिला एकल की विजेता कौन थी? एन से यंग, ये दक्षिण कोरिया की प्लेयर हैं। पुरुष युगल में विजेता थे रेमंड इंद्रा और निकोलस जोकिन इंडोनेशिया से। ठीक है, महिला युगल में विजेता रहे राहेल एलेसा रोज और फेबी सेतिया निंग्रम, ये भी इंडोनेशिया से हैं। और ये जो इवेंट हुआ है ऑस्ट्रेलियन ओपन का, इसका 34वां संस्करण था इस साल। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादातर आपसे पुरुष एकल और महिला एकल भी पूछा जाता है। पुरुष एकल में विनर थे लक्ष्य सेन और महिला एकल में एन से यंग जो कि दक्षिण कोरिया के प्लेयर हैं। दोनों की कंट्रीज याद रखिएगा क्योंकि इस बार मेन सिंगल्स टाइटल किसी भारतीय को मिला है, इसलिए क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय सेना की नई वर्दी का नाम क्या है जिसके डिज़ाइन और डिजिटल कैमोफ्लाज पैटर्न के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार दिए गए हैं? तो इंडियन आर्मी की नई यूनिफॉर्म का क्या नाम रखा गया है जिसके लिए आईपीआर ग्रांट किया गया इसके डिज़ाइन और डिजिटल कैमोफ्लेज पैटर्न के लिए? तो इसका नाम रखा गया है कोड कॉम्बैट। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सारे ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग है, कोड डिजिटल, कोड कॉम्बैट, कोड सोल्जर, ऑपरेशनल यूनिफॉर्म, लेकिन करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन कोड कॉम्बैट। ओके, तो भारतीय सेना को उनकी नई कोड कॉम्बैट डिजिटल प्रिंट वर्दी के डिज़ाइन और डिजिटल कैमोफ्लाज पैटर्न के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार दिए गए। इस वर्दी को सेना के आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो के तत्वावधान में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया। यहाँ पर हम बौद्धिक संपदा अधिकार से क्या समझते हैं? तो आईपीआर कानूनी अधिकार होता है जो मानव मस्तिष्क की रचनात्मकता से उत्पन्न अमूर्त कृतियों के रचनाकारों को दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इंडियन आर्मी की नई यूनिफॉर्म का नाम क्या है? आंसर है कोड कॉम्बैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है सैमसंग और संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया ने भारत के किस राज्य में डिजिटल और स्टेम शिक्षा को मजबूत करने के लिए डिजी अरूफ पहल की शुरुआत करी है? तो कौन सी इंडियन स्टेट में लॉन्च हो गया है सैमसंग और यूएनजीसीएनआई का इनिशिएटिव जिसका नाम है डिजी अरीवो? किस लिए? डिजिटल और स्टेम एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन तमिलनाडु। ठीक है, तो सैमसंग और संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया ने भारत के तमिलनाडु राज्य में डिजिटल और स्टेम शिक्षा को मजबूत करने के लिए डिजी अरीवो पहल की शुरुआत करी है। उद्देश्य क्या है? इस पहल का मुख्य उद्देश्य है सरकारी स्कूलों में डिजिटल विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जिसको हम स्टेम के नाम से जानते हैं, स्टेम शिक्षा को सशक्त बनाना। ठीक है, तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर स्टेम शिक्षा को प्रमोट करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत ने उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने के लिए किन देशों के साथ नई त्रिपक्षीय साझेदारी ACITI की घोषणा करी है? तो इंडिया ने अपनी नई ट्राइलेटरल पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट करा है जिसका नाम है ACITI पार्टनरशिप। किस लिए? टेक्नोलॉजीज और इनोवेशन को इमर्ज करने के लिए। और आपको बताना है कि इंडिया के साथ और कौन से देश हैं जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो ये भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का एक पार्टनरशिप होने वाला है। ठीक है, तो भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और कनाडा इसमें शामिल होंगे। भारत ने उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ नई त्रिपक्षीय साझेदारी ACITI की घोषणा कर दी है। इसका पूर्ण रूप ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप है, यानी कि ACITI का फुल फॉर्म क्या है? ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया, A इज फॉर ऑस्ट्रेलिया, C इज फॉर कनाडा एंड I इज फॉर इंडिया,
T फॉर टेक्नोलॉजी, I फॉर इनोवेशन, ठीक है। उद्देश्य क्या है? तीनों देशों के बीच तकनीक और नवाचार में सहयोग को मजबूत करना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित करना, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। आपको इसका बस फुल फॉर्म ध्यान में रखना है ACITI का, तो आपको ये कंट्रीज भी याद रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। भारत में किस राज्य ने अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष शुरू किया है? इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसने अपना पहला स्टेट लेवल का डेडिकेटेड कोर्ट रूम शुरू किया है, जिससे कि SC कम्युनिटी के जो मैटर्स हैं वो यहाँ पर सॉर्ट आउट किए जाएंगे? ये शुरुआत करी है बी ऑप्शन, पंजाब की सरकार ने, ठीक है। तो भारत में अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए पहला राज्य स्तर पर समर्पित न्यायालय कक्ष शुरू करने वाला राज्य पंजाब बनने वाला है। और उद्देश्य क्या है इसका? इस न्यायालय कक्ष का मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई और समय पर न्याय सुनिश्चित करना, खासकर उन मामलों में जहां उन्हें विलंब का सामना करना पड़ता है। तो इस कक्ष का उद्घाटन पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने किया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि पंजाब पहला राज्य बना है इंडिया का जिसने कि स्टार्ट किया है एक न्यायालय कक्ष जहां पर SC कम्युनिटी के सारे मैटर्स सॉर्ट आउट किए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन 2025 में कितनी नई वैश्विक विकास पहलों का प्रस्ताव रखा है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने G20 लीडर समिट के दौरान कितने नए ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स का प्रपोजल रखा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। C ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 शिखर सम्मेलन 2025 में 6 नई वैश्विक विकास पहलों का प्रस्ताव रखा। ये पहल समावेशी और सतत विकास और एक लचीले विश्व के निर्माण पर केंद्रित है, ठीक है। कौन कौन से ये 6 पहल हैं, आइए देखते हैं। पहला है ज्ञान और स्वास्थ्य पहल, दूसरा है अफ्रीका कौशल गुणक कार्यक्रम, तीसरा है वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया टीम, चौथा है ड्रग आतंकवाद गठजोड़ का मुकाबला करना, पांचवा है ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप और छठवा है महत्वपूर्ण खनिज परिपत्र पहल। ये पूरे टोटल 6 जो है पहल हैं जो इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने तरफ से प्रपोजल के तौर पर रखे हैं। इस साल का जो G20 शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, ठीक है। ये याद रखिएगा, वेन्यू क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना। और इसी के साथ ये याद रखिएगा कि 2026 में जो G20 है उसको कौन होस्ट करने वाला है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA, ठीक है। और हमने कब होस्ट किया था G20 को लास्ट टाइम? तो 2023 में हमने होस्ट किया था G20 को, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा कल परसों में हमने एक समिट्स वाली वीडियो करी है अपनी करंट अफेयर्स वाली सीरीज़ में, जिसमें हम अलग अलग टॉपिक्स को अलग वीडियोस में कर रहे हैं। उसमें हमने ये सारे फैक्ट्स बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। किस राज्य में सरकार से नागरिक सेवाओं की पहुंच और सुविधा को बेहतर बनाने के लिए व्हाट्सएप पर मी सेवा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? कौन सा स्टेट है जिसने मी सेवा सर्विस को लॉन्च किया व्हाट्सएप पे, जिससे कि गवर्नमेंट टू सिटीजन जो सर्विसेज हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी और कन्वीनियंस इंप्रूव हो सके? करेक्ट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन यहाँ पर, तेलंगाना। तो मी सेवा व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म तेलंगाना सरकार की एक डिजिटल पहल है जिसके माध्यम से नागरिक केवल व्हाट्सएप चैट के जरिए सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं और ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कन्वर्सेशनल प्रणाली है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सरकारी सेवाओं को तेज, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाना ताकि नागरिकों को सेवा केंद्रों या दफ्तरों में जाने की आवश्यकता ना पड़े और वहाँ पर उनको लाइन ना लगानी पड़े, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना ने मी सेवा सर्विस को लॉन्च किया है ऑन व्हाट्सएप, जिससे कि जो गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी और कन्वीनियंस जो है वो इम्प्रूव हो सके। हमने यहाँ पर बात करी तेलंगाना की, तो चलिए हम एक बार तेलंगाना का राज्य दर्शन भी कर लेते हैं आज। राजधानी इसकी है हैदराबाद। मुख्यमंत्री यहाँ पर हैं A रेवंत रेड्डी। राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा। लोकसभा की इसकी 17 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें और विधानसभा की कुल 119 सीटें हैं। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना था? तो 2 जून 2014 को। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले मर्ज हुआ करते थे, लेकिन बाद में तेलंगाना को अलग कर दिया गया, ठीक है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी। ऐतिहासिक रूप से तेलंगाना का आंध्र के साथ विलय कब हुआ था? तो 1956 में। तेलंगाना कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो 4 इसके बॉर्डर स्टेट्स हैं। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटका, ठीक है। और कौन सी नदी है जो तेलंगाना और महाराष्ट्र के बीच में सीमा बनाती है? तो ये है प्राणहिता नदी, गोदावरी की ये सहायक नदी है। तेलंगाना में त्यौहार कौन कौन से मनाए जाते हैं? एक फेमस त्यौहार है यहाँ का बथुकम्मा। इसके अलावा बुनालू, समक्का, सारक्का, जाथरा, ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं ये तेलंगाना में मनाए जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर तेलंगाना की लोकेशन देख सकते हैं। ये जो पिंक वाला एरिया दिख रहा है आपको पूरा, ये पूरा आपका तेलंगाना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं।
नाबार्ड और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पहले अर्थ समिट 2025 से 26 का आयोजन कहाँ पर किया है? नाबार्ड और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है पहला अर्थ समिट। कहाँ पर किया है? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हैदराबाद। ठीक है, तो ये समिट ग्रामीण भारत में तकनीक, वित्त, कृषि, जलवायु और नवाचार के समन्वय को नई दिशा देगा तथा देश भर में ग्रामीण विकास के लिए नीतिगत बदलाव और निवेश को गति देगा। थीम क्या रखी है हमने इस इवेंट के लिए? वैश्विक परिवर्तन के लिए ग्रामीण नवाचार को सशक्त बनाना। ठीक है, एम्पावरिंग रूरल इनोवेशन फॉर ग्लोबल चेंज। अर्थ समिट 2025 और 26 का आयोजन 3 चरणों में किया जा रहा है। पहला इसका चरण हैदराबाद में हो रहा है 20 से 21 नवंबर को। इसमें प्रकृति इसकी क्या है? दक्षिण और पूर्वी क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन। ठीक है, दूसरा जो चरण है वो होगा गुजरात के गांधीनगर में 5 से 6 दिसंबर को, अगले महीने। और इसकी प्रकृति है कैसी है? उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन होगा ये। और तीसरा जो इसका लास्ट चरण है वो होगा नई दिल्ली में फरवरी में अगले साल, और ये एक तरह का राष्ट्रीय समापन कार्यक्रम होने वाला है। ठीक है, तो इसको 3 चरणों में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तीनों चरणों के वेन्यू याद रखिएगा, हैदराबाद, गुजरात और नई दिल्ली। ओके, तो यहाँ पे नाबार्ड और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने फर्स्ट अर्थ समिट को ऑर्गेनाइज किया हैदराबाद में। ये पहला इवेंट है, इसलिए अगेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, और इसी के साथ आज का आखिरी प्रश्न है, नवंबर 2025 में केंद्रीय सुरक्षा बलों ने किस राज्य में माओवादियों के पुनरुत्थान के प्रयासों को विफल करने के लिए ऑपरेशन संभव की शुरुआत करी है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट में सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस ने लॉन्च किया ऑपरेशन संभव। पर्पस क्या था? यहाँ पर जो माओवादी हैं उनके रिवाइवल अटेम्प्ट्स को काउंटर करने के लिए या फिर उसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो केंद्रीय सुरक्षा बलों ने आंध्र प्रदेश राज्य में माओवादियों के पुनरुत्थान के प्रयासों को विफल करने के लिए ऑपरेशन संभव की शुरुआत करी है। ये ऑपरेशन आंध्र प्रदेश के मारडू मिल्ली क्षेत्र और उसके जंगलों में चलाया गया, जिसमें कि 13 माओवादी मारे गए और लगभग 50 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन संभव को कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और किस पर्पस के लिए लॉन्च किया गया था? तो पर्पस था माओइस्ट रिवाइवल अटेम्प्ट्स को काउंटर करना। ठीक है, तो केंद्रीय सुरक्षा बलों ने आंध्र प्रदेश राज्य में माओवादियों के पुनरुत्थान के प्रयासों को विफल करने के लिए ऑपरेशन संभव की शुरुआत करी। ये ऑपरेशन आंध्र प्रदेश के मारडू मिल्ली क्षेत्र और उसके जंगलों में चलाया गया, जिसमें 13 माओवादी मारे गए और लगभग 50 को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया। ठीक है, और लास्ट में हमेशा की तरह हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें, आप ये समझ सकें कि आपने कितना पढ़ा है, कितना देखा है, कितना समझा है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए आज का, भारत में किस राज्य ने अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष शुरू किया है? दूसरा प्रश्न है, पहला दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप 2025 किसने जीता है? और तीसरा प्रश्न है, कौन सा देश है जो 2028 तक परमाणु हमले झेलने वाला दुनिया का पहला तैरता हुआ कृत्रिम द्वीप लॉन्च करेगा? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क, और इनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर वाइंड अप होती है, और आई रियली होप फ्रेंड्स कि आपको क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखा करिए। अगर आपने कोई मॉक टेस्ट दिया, कोई एग्जाम दिया और आपको लगता है कि हमारे करंट अफेयर्स के जो ये लेक्चर्स हैं ये आपको हेल्प कर रहे हैं उस एग्जाम में आपके, तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर डाल दिया करिए, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स हैं उनको हेल्प हो सके हमारे ऊपर ट्रस्ट करने में। ठीक है, तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं।
साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, GK GS की ई बुक्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।